हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक टॉपिक जो कि है फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा जो F.W. टेलर के द्वारा दिया गया था, जिसमें 4 प्रिंसिपल्स थे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले हम लोग हेनरी फेयोल के बारे में समझ लेते हैं, कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखो, हेनरी फेयोल एक इंजीनियर थे। इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग करके एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी ज्वाइन की, और वहाँ पे वो क्या हुआ कि आगे जिस तरह से इन्होंने काम किया तो इनके पोस्ट को बढ़ा के मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे दे दिया गया इनको। अब क्या हुआ कि इस कंपनी में यानी कि जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो ये बैंकरप्सी के कगार पे था, ये कंपनी यानी कि डूबने वाला था। इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और अपने प्रिंसिपल्स से क्या किया कि उस कंपनी के फॉर्च्यून यानी कि भाग्य को बदल दिया और वो कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना दिया। तो इनके इस कंट्रीब्यूशन के वजह से और इनके प्रिंसिपल्स के वजह से इनको आज के डेट में फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो आखिर क्या थे इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस और क्या क्या प्रिंसिपल्स थे, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला कि हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जहाँ की हमारा क्या था, F.W. टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे और कुछ टेक्निक्स बताए थे। यहाँ पे हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो क्या क्या है उसको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो है, अगर हम सबसे पहले प्रिंसिपल का बात करें तो सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, अब समझो। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या हो गया कि वर्क को डिवाइड करना। वर्क को डिवाइड करना, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि वर्क को क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। लेकिन क्यों और इसका कारण क्या है कि हम वर्क को डिवाइड करेंगे। तो देखो, वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जॉब एंड टास्क, स्मॉल टास्क जॉब एंड ईच वर्क इज डन बाय ट्रेंड स्पेशलिस्ट। यानी कि सबसे पहला हमारा क्या काम होना चाहिए कि वर्क को हम क्या करें, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। एक बड़े से काम को हमें क्या करना है, छोटे छोटे काम में बांट देना है। उस बड़े से काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है, और जो हर एक काम होगा, जो छोटा सा वर्क होगा, वो ट्रेंड स्पेशलिस्ट ही करेंगे। आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे नॉन टेक्निकल ही एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ कि सपोज कर लो कि आपके घर में फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला है। अगर फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला है तो इसमें काफ़ी काम होगा। ये एक काम हो गया कि फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है। अब इसमें काफ़ी सारे काम होंगे, जैसे क्या होगा, कैटरिंग का भी काम होगा, डेकोरेशन का भी काम होगा, लाइटिंग का भी काम होगा। ठीक है, इस तरह से काफ़ी सारे काम होंगे। अब ये जो सभी काम है यानी कि पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, इसको हम क्या कर दिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए। जैसे कैटरिंग हो गया, फूड डिपार्टमेंट है ना, डेकोरेशन, लाइटिंग, डीजे, हर एक काम को हम अलग अलग हम क्या कर दिए, बांट दिए। अब यहाँ पे जो काम अलग अलग बांटा गया है, सभी को स्पेशलिस्ट से करवाएंगे। यानी कि अब कैटरिंग का काम हम स्पेशलिस्ट से ही करवाएंगे। इससे होगा क्या, ये प्रिंसिपल्स क्यों अप्लाई किया जा रहा है, तो इससे ये हमारा होगा कि वर्क को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और स्पेशलिस्ट पर्सन को देते हैं वो काम को करने के लिए, तो वो काम काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है हमारा। वो हमारे प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो इससे होगा क्या, द ग्रेटर एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी वेस्टेज एंड मूवमेंट। तो अननेसेसरी काम हमारा यहाँ पे क्या होगा, खत्म होगा। तो जैसे अगर फंक्शन का ही हम एग्जांपल ले रहे थे, तो वो पूरे फंक्शंस को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांट दें, तो वहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम लोग बांटें, तो जो स्पेशलिस्ट पर्सन उस काम को कर रहा है, जितने अच्छे से वो कर पाएगा, ये पूरा काम अगर कोई एक ही पर्सन ले ले तो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बड़े काम को हमें क्या करना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए, और हर एक टुकड़े को स्पेशलाइज्ड पर्सन से ही करवाना है। हर एक काम को स्पेशलाइज्ड पर्सन से करवाना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी तरह का होता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ही बांट दिया जाता है। पूरे काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया गया। जैसे अलग अलग क्या डिपार्टमेंट्स में बांट सकते हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिर आपका क्या हो सकता है, HR डिपार्टमेंट, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट। यानी बड़े से काम को हम क्या कर दिए, बांट दिए।
कि ऑर्गेनाइजेशन में सेल करना है प्रोडक्ट, लेकिन सेल ही बस नहीं है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम ऑर्गेनाइजेशन को बांट सकते हैं यहाँ पे, इससे स्पेशलाइज्ड हो पाएगा हमारा काम और एफिशिएंसी भी मेंटेन होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। पॉजिटिव इफेक्ट्स यहाँ पे क्या है कि अगर हम डिवीज़न ऑफ वर्क प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो इसका क्या फ़ायदा होगा। तो पहला है, इट इंश्योर स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। इससे ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आएगा। स्पेशलाइजेशन का मतलब कि जो भी हम काम करवा रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड पर्सन से ही करवाएंगे। जैसे अकाउंटिंग का काम अकाउंटेंट से ही करवाएंगे, सेल्स का काम सेल्समैन, सेल्स मैनेजर, इन सभी से करवाएंगे। तो स्पेशलाइजेशन हमारा मेंटेन होगा और इससे होगा क्या, काम हमारा एफिशिएंटली कंप्लीट होगा, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी इससे बढ़ेगा। फिर है कि रिजल्ट इन इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, कि अब जो भी स्पेशलाइज्ड पर्सन वो काम को करेगा तो वो एक ही काम को बार बार करते हुए वो स्पेशलाइज्ड हो चुका है और वो ज़्यादा एफिशिएंसी से कर पाएगा, तेज़ी से कर पाएगा उस काम को। और साथ ही साथ इट रिड्यूसेस वर्कलोड, वर्कलोड भी घटेगा। जैसे अगर अभी एग्जांपल ले रहे थे कि आपके घर में फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, अगर आप ही जिम्मेदारी ले लो कि पूरा का पूरा काम मैं ही करूँगा अकेले, तो वर्कलोड बढ़ जाएगा और एफिशिएंसी भी नहीं आ पाएगा। ऑर्गेनाइज आप उस फंक्शन को सही से सक्सेसफुल आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए भी क्या होता है कि वर्क को डिवाइड किया जाना चाहिए। अगर नहीं अप्लाई करेंगे इस प्रिंसिपल को, यानी एडवर्स इफेक्ट ऑफ वायलेशन, अगर हम वायलेट करते हैं इस प्रिंसिपल को तो क्या क्या होगा, वही जस्ट ऑपोजिट जो पॉजिटिव का था उसका नेगेटिव। देयर मे बी लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन लैक करेगा। एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ में सफ़र, एफिशिएंट नहीं होंगे एम्प्लॉयज़। वेस्ट ऑफ टाइम ड्यू टू केओस अमंग द एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे टाइम वेस्टेज होगा क्योंकि पहले से कुछ तय ही नहीं है कि कौन क्या काम करेगा। तो वर्क को डिवाइड करना हमारा प्राइम यहाँ पे मोटिव है। ठीक है, तो ये पहला प्रिंसिपल हुआ। दूसरे प्रिंसिपल पे आते हैं कि दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने क्या दिया। देखो, दूसरा प्रिंसिपल है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो ऑथोरिटी क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ये समझ लेते हैं। ऑथोरिटी का मतलब हो गया पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने का जो पावर है वो ऑथोरिटी कहलाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब, जो जॉब को कंप्लीट करने का एक जिम्मेदारी है उसी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं यहाँ पे, कि ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट जॉब। तो ऑथोरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, काम को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी। अब यहाँ पे बोला गया कि ये दोनों, ये प्रिंसिपल में क्या कहा गया कि दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फ्योल द रिजल्ट ऑफ ऑथोरिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी का रिजल्ट ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे आपको कोई काम सौंपा गया, आपको कुछ पावर दिए गए कि ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगा। ऑथोरिटी के साथ पावर तो मिला है, पावर के साथ जिम्मेदारी भी है कि काम को आप ही को कंप्लीट करना है। इसीलिए ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करते हैं तो क्या इससे फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा कि पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका क्या है, बिल्ड सेफगार्ड अगेंस्ट अब्यूज़ ऑफ मैनेजरियल पावर। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि मैनेजरियल पावर का मिसयूज़ नहीं होगा अगर प्रॉपर ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो। जैसे एक स्पाइडरमैन का भी एक डायलॉग था क्या, कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि पावर के साथ यानी ऑथोरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाता है। तो दोनों बैलेंस्ड वे में होना चाहिए ताकि पावर का मिसयूज़ ना हो, ठीक है, मिसयूज़ मिनिमाइज हो सके। फैसिलिटेट्स कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, हमें अगर काम को समय पे अगर कंप्लीट करना है तो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है। कि अगर आपको ऑथोरिटी दिया गया और साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया गया कि इतने समय में ये आप ही को कंप्लीट करने हैं, तो आप यहाँ पे क्या होगा कि कंप्लीशन ऑफ वर्क में यहाँ पे हमारा आसानी से हो पाएगा। नेक्स्ट है अगर एडवर्स इफेक्ट ऑफ वायलेशन। यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट ऑफ वायलेशन का मतलब क्या हो गया, तो देखो एडवर्स इफेक्ट ऑफ वायलेशन का मतलब हो जाता है कि अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ते हैं। तो जस्ट ऑपोजिट, जो पॉजिटिव इफेक्ट था उसी का ऑपोजिट यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि इन एब्सेंस ऑफ ऑथोरिटी सबऑर्डिनेट मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म हिज हर ड्यूटीज इफेक्टिवली।
जो सबऑर्डिनेट हैं अगर ऑथोरिटी ना हो तो वो अपने काम को सही ढंग से ना कर पाए। जैसे आप ही समझो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बस दे दिया जाए, ऑथोरिटी ना मिले, तो जब ऑथोरिटी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, तो अननेसेसरी बर्डन हो जाएगा, आप पे बर्डन आ जाएगा और आप अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाओगे। कि सिर्फ जिम्मेदारी ही दिया गया है, कुछ यहाँ पे ऑथोरिटी नहीं दिया गया है, पावर लेने का तो हक है ही नहीं, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आएंगे। इन उसके बाद क्या है कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सेस ऑथोरिटी सबऑर्डिनेट में मिसयूज हिज हर ऑथोरिटी। अगर ऑथोरिटी भी ज़्यादा मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे ऑथोरिटी भी अगर ज़्यादा मिल जाए तो फिर क्या हो सकता है, पावर का मिसयूज़ भी हो सकता है। तो दोनों बैलेंस्ड वे में होना चाहिए, ऑथोरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, देखो नेक्स्ट प्रिंसिपल है यहाँ पे डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो इन्होंने इसमें क्या बोला गया, तो डिसिप्लिन तो हम लोग सभी जानते हैं, है ना, आप स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी, घर में भी, हर जगह डिसिप्लिन का बात होता है। तो डिसिप्लिन का मतलब है क्या, तो यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब है ओबीडियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रूल। तो कोई भी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ही क्या कहलाता है, डिसिप्लिन कहलाता है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन बोला गया कि ओबीडियंस यानी कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल रूल को ओबे करना है, फॉलो करने हैं। डिसिप्लिन के वजह से क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है डिसिप्लिन का, हम अपने लाइफ में भी डिसिप्लिन के बारे में अगर सुनते हैं या आगे फॉलो करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि डिसिप्लिन से क्या फ़ायदा होता है। डिसिप्लिन एक सिस्टमैटिक वे में जब हम काम को करते हैं तो यहाँ पे काम अच्छे ढंग से हो पाता है। अगर जैसे आप देखो कि आप अपने पूरे डे को, अगर पूरे दिन को आप एक डिसिप्लिन में बांध दो कि एक सुबह जल्दी उठने हैं, है ना, फिर उसके बाद आपको क्या करने हैं, एक्सरसाइजेज वगैरह करने हैं, इस तरीके से आप अपने पूरे डेली रूटीन को अगर आप ये करो कि इतना समय ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना समय ये पढ़ना है, इतने समय गेम खेलने हैं, ठीक है, इतने समय मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, अगर सभी चीज़ों, किसी चीज़ों को हम स्किप नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इस सभी का एक पर्टिकुलर टाइम अगर हम लोग रख लें, अगर डिसिप्लिन आप फॉलो करते हो तो आप अलग अलग एरियाज़ में, डाइवर्स फील्ड में आप क्या हो सकते हो, यहाँ पे काफ़ी एक्सपर्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि हमारा डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन होना चाहिए। अब यहाँ पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, तो देयर विल बी स्मूथ एंड सिस्टमैटिक फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हमारा सही ढंग से चल पाएगा। जैसे डिसिप्लिन किस चीज़ का, तो टाइम पे आने का, टाइम पे काम कंप्लीट करने का, ठीक है, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे ओबे करने का, इससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक वे में चलेगा। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ केओस फैसिलिटेट्स एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर यहाँ पे केओस नहीं होगा, डिसिप्लिन के वजह से हमारा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई अनबन नहीं होगा दूसरे लोगों में, कि सभी का डिटरमाइन है कि ये काम करने हैं, इस तरीके से काम करने हैं। और वहीं अगर हम डिसिप्लिन वाले प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं तो क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा फिर क्या हो जाएगा, अनहेल्दी रिलेशंस क्रिएट करेगा, लोगों के बीच में अनहेल्दी रिलेशंस होंगे। फिर साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा कि सुपरविज़न सही ढंग से नहीं लग पाएगा, लोग मोटिवेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें। डिसिप्लिन को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें पर्टिकुलर रिजल्ट मिलेगा, अगर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं तो उस तरह का रिजल्ट भी हमें नहीं मिलेगा। तो इस वजह से डिसिप्लिन को फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। ये प्रिंसिपल इस तरह से हमारा इम्पॉर्टेंट हो गया ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। देखो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहा गया, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या हो गया कि कोई भी जो सबऑर्डिनेट है यानी कि एम्प्लॉय है, उसका एक सीनियर होना चाहिए, एक ही जगह से एक सुपीरियर ही होना चाहिए और वही उसको ऑर्डर देगा। तो यहाँ पे है कि इट इम्प्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। यहाँ पे क्या बोला गया कि आपको, जो आप एज एन एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हो तो आपके एक ही सीनियर होने चाहिए जिससे आपको ऑर्डर मिलेगा। मल्टीपल सीनियर से, मल्टीपल सुपीरियर से होगा क्या, सभी अलग अलग अगर बात करेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा कि किसका बात हम माने, ठीक है, डिस्टर्बेंसेस होगा, बहुत सारे काम छूट सकते हैं, आप किसी काम में एफिशिएंट नहीं हो सकते हो। तो इसी तरह से एम्प्लॉयज़ भी एफिशिएंट नहीं हो सकते हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड, जैसे यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या हो गया, एक। यहाँ पे आप समझ लो कि एक ही क्या है, एक ही सुपीरियर है और वो कमांड दे रहा है। यहाँ पे इस तरह से आप याद रख सकते हो कि वन सुपीरियर, यूनिट का मतलब यहाँ पे आप समझ लो वन कमांड, तो एक से ही हमें कमांड मिलना चाहिए।
अब यहाँ पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग टास्क टू बी डन। कॉन्फ्लिक्ट हमारा कॉन्फ्लिक्ट होने से बचेंगे कि अब हमारे पास 10 सीनियर नहीं है कि 10 से हमें बात सुनना है, उनका बात मानना है, यहाँ पे एक ही है, तो कॉन्फ्लिक्ट अब नहीं होगा। नेक्स्ट, हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। तो एक ही सुपीरियर है और सबॉर्डिनेट, यानी कि सबॉर्डिनेट्स काफ़ी हो सकते हैं, सुपीरियर एक ही है, तो रिलेशन अच्छा बना रहेगा। अगर 10 सुपीरियर रहेंगे तो अब किसका बात माना जाए, किसी से अच्छा रिलेशन होगा, किसी से ख़राब होगा कि मेरा काम इसने पहले नहीं किया तो मैं इसे पनिश करूँगा, या फिर इसका बोनस रोक दूंगा, या फिर इसका प्रमोशन नहीं होने दूंगा। तो इस तरह से अनबन भी हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड होना जरूरी है। इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में काफ़ी आसानी होता है। एडवर्स इफेक्ट क्या हो गया इसका, कि अगर हम फॉलो नहीं करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्गेनाइजेशन में अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं होता है तो क्या होगा, ऑथोरिटी इज अंडरमाइंड। ऑथोरिटी इज अंडरमाइंड यानी कि ऑथोरिटी को हल्के में ले लिया जाएगा कि अब किसका बात माना जाए, किसका बात माना जाए कि इतने सारे ये सीनियर्स हमें क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो किसका बात माना जाए। ऑथोरिटी का कोई वैल्यू फिर नहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि लोग बातों को टालने भी लगेंगे इस तरह से, है ना, कि वो झूठ मूठ का बोल देंगे कि मुझे तो ये सीनियर ने भी काम दिया है, मुझे ये सीनियर ने काम दिया है, मैं अभी पहले इसका काम कर रहा हूँ, है ना, तो किसी का बात भी नहीं माना जाएगा। या यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कि मेरा काम पहले करो, वो कौन होता है कहने वाला। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में काम हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो ना हो तो। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो आप देख लो यहाँ मिलता ही जुलता है, उसी से मिलता जुलता है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न आता है स्टूडेंट्स को। और एक ये भी बात है कि आपके एग्जाम्स में भी डिफरेंसेस इसमें पूछे जा सकते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। तो यूनिटी ऑफ कमांड था क्या, कि एक सुपीरियर होने चाहिए, है ना, वहाँ पे आप टैगलाइन आप ये रखो कि कीवर्ड क्या हो गया, वन सुपीरियर ओनली, एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। और यहाँ क्या है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक्टिविटीज हैविंग कॉमन गोल, जो भी कॉमन गोल है, अगर हम एक तरह का काम कर रहे हैं तो मस्ट हैव वन हेड वन प्लान। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये वन हेड एंड वन प्लान, ये कीवर्ड हो गया इसका। तो देखो कीवर्ड्स अगर आपको याद रहता है तो एग्जाम्स में, जैसे आपके एग्जाम्स में केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, तो केस स्टडीज़ को सॉल्व करना काफ़ी आसान होगा। आपको वन हेड वन प्लान अगर ध्यान में है तो कहीं ना कहीं केस स्टडी में ऐसा ही कुछ आ जाएगा कि वन हेड वन प्लान, एक ही हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। अगर एक तरह का काम, एक गोल है तो मल्टीपल यहाँ पे प्लान नहीं होना चाहिए, मल्टीपल हेड नहीं होने चाहिए, वन हेड वन प्लान। इससे अगर हम करेंगे, ये प्रिंसिपल्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। क्योंकि एक हेड है और उसके द्वारा एक प्लान दिया गया, तो उसमें प्लान में सभी सिस्टमैटिकली हमें बताया गया, उसमें कोई भी चीज़ ओवरलैप नहीं होगा, यानी कि छूटेगा नहीं हमारा। नेक्स्ट, इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड फोकस्ड एफर्ट। हम एक तरफ काम कर सकते हैं, हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, कि अगर हम इससे अप्लाई नहीं करते हैं तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क में लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वेस्ट हो सकता है हमारा, एक ही एक काम ओवरलैप हो सकता है, छूट सकता है, या एक ही काम बार बार हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई हेड नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो जो चाहे वो काम लोग कर रहे हैं, बिना सुपरवाइज़र का काम कर रहे हैं। द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन विल लीड टू इनएफिशिएंसी। अब कोऑर्डिनेशन बनाने में हमें प्रॉब्लम आएगी कि हमारे साथ अगर लीडर नहीं है तो फिर किसका बात माना जाए, ये भी एक प्रॉब्लम आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है। तो देखो नेक्स्ट प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इसका मतलब क्या हो गया, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में बात किया जा रहा है और जनरल इंटरेस्ट के बारे में भी बात किया जा रहा है। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट का मतलब, इंडिविजुअल हम सिर्फ अपने बारे में सोचे और जनरल इंटरेस्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे। आप जैसे देखो कि एक कोई भी टीम है, ठीक है, अगर कोई टीम है, मान लेते हैं क्रिकेट मैच की एक कोई टीम है, तो वो टीम में एक प्लेयर सिर्फ और सिर्फ अपने हाफ सेंचुरी या सेंचुरी के बारे में सोचे और उसके वजह से वो बॉल पे बॉल मिस करे, है ना, तो क्या होगा,
हमारा जो मैच है हो सकता है हम हार जाएं, कि वो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो पूरे टीम को लेके नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल गोल को लेके चल रहा है कि उसे 100 किसी भी हाल में पूरे करने हैं। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेके अगर चला जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं पीछे छूटेगा। तो यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट की पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। जैसे आप कोई मूवीज़ में भी आप देख सकते हो, जैसे मूवीज़ में कोई सोल्जर वाला मूवी अगर दिखाता है तो सोल्जर वाले मूवी में दिखाता है क्या कि एक कॉमन चीज़ आपको देखने को मिला होगा कि सोल्जर अपने घर गया, छुट्टी में अपने घर गया, और घर जाते ही कुछ काम वो कर ही रहा था और उसके बाद क्या हो जाता है, तुरंत वॉर डिक्लेयर हो जाता है या वो नोटिस आ जाता है कि आपको तुरंत रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो अपना पर्सनल गोल को छोड़ के, पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के वो पूरे के पूरे कंट्री पे ध्यान देता है कि हमारा इंटरेस्ट अब साइड में है, हमें काम करना है कंट्री के लिए। तो यही है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है एज कंपेयर टू आवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, इट इंश्योर कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल और इंडिविजुअल के बीच में यहाँ पे क्या होगा, ये कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। नो ईगो क्लासेस एट इट गिव क्रेडिट टू सक्सेस ऑफ ग्रुप। यहाँ पे ईगो क्लासेस नहीं होंगे, क्योंकि जब जनरल इंटरेस्ट पे फोकस किया जा रहा है तो जब भी क्रेडिट का बात आएगा तो सभी को, पूरे टीम को क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, ना कि एक पर्सन को। ठीक है, आप जैसे देख सकते हो कि और यहाँ पे मूवीज़ वगैरह में क्या हो जाता है कि अवार्ड्स मिलते हैं, अवार्ड फंक्शंस होता है, तो किसी किसी का आप स्पीच सुनोगे तो वो बोलेगा कि ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड मेरा नहीं है सिर्फ, ये पूरे टीम का है, ये पूरे टीम के वजह से हुआ है। तो ये टीम को महत्व देने का फ़ायदा होता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं, जबकि बल्कि जनरल इंटरेस्ट पे फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन। एडवर्स इफेक्ट ऑफ वायलेशन का मतलब क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे इसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल व्हेन इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल सुपरसीड द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। जैसे अभी हम लोग टीम का बात कर रहे थे, तो मैच का बात कर रहे थे, तो मैच में यहाँ पे क्या हो गया कि अगर जो कोई भी एक सिंगल प्लेयर है, वो प्लेयर सिर्फ अपने 100 के बारे में सोचे, अपने सेंचुरी के बारे में सोचेगा, तो फिर हो सकता है कि हम टीम हार जाए, मैच हार जाए। ठीक है, फिर है यहाँ पे प्रायोरिटी ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मे लीड टू ईगो क्लासेस। अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट अपने आप पे ही फोकस करेंगे तो ईगो क्लासेस हो सकता है कि वो सिर्फ अपना ही सुनता है, दूसरों का केयर नहीं करता है, इस तरह का प्रॉब्लम्स आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, तो देखो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब है, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कि एम्प्लॉयज़ को काम करने के बदले में जो सैलरी मिल रहा है, जो पर्क्स मिल रहे हैं, उसी को रेम्यूनरेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो भी ओवरऑल पे दिया जा रहा है वो फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब क्या, दोनों के एंगल से, एम्प्लॉयर के भी एंगल से और एम्प्लॉय के भी एंगल से, दोनों के एंगल से ये क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। यानी कि एम्प्लॉय जितना काम कर रहा है, जितना एफर्ट लगा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उसको पेमेंट मिलना चाहिए। और यहाँ पे इस तरह का भी नहीं हो कि पेइंग आउट ऑफ पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, ये भी नहीं होना चाहिए कि मेरा तो ये पेइंग कैपेसिटी नहीं है और ये इतना ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो दोनों के एंगल से क्या होना चाहिए, ये बैलेंस्ड वे में होना चाहिए, फेयर होना चाहिए कि आप जितना काम कर रहे हो उतना तो हम दे रहे हैं। ठीक है, और यही हमारा एक कैपेसिटी है, दोनों बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है कि देखो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एम्प्लॉय का सैलरी। कोई भी एम्प्लॉय कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होता है तो उसका एक पहला प्राइम मोटिव होता है सैलरी, अच्छा सैलरी वेजेस होना चाहिए। तो अगर अच्छा सैलरी और वेजेस मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को, तो वो वहाँ पे रहने का सोचेंगे। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं नो डाउट, लेकिन सैलरी प्राइम चीज़ है कि कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है तो पहला उसका मोटिव होता है कि अच्छा सैलरी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कंपनसेशन मिलना चाहिए काम करने के लिए। तो पॉजिटिव इफेक्ट यही है कि अच्छा रिलेशन बना हुआ रहेगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ टू कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम। अब
जो एम्प्लॉय को अच्छे सैलरी अगर मिल रहे हैं तो वो मोटिवेट होगा आगे अच्छे काम को करने के लिए। अगर यहाँ पे इस प्रिंसिपल को नहीं फॉलो किया गया तो फिर क्या हो सकता है, इनजस्टिस टू एन एम्प्लॉय मे डीमोटिवेट द एम्प्लॉय विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर का मतलब हो जाता है कि लोग जॉब छोड़ने लगेंगे। अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कंपनी अच्छा सैलरी और पर्क्स नहीं पे कर रही है तो यहाँ पे क्या होगा कि लेबर ये समझेंगे कि हमारे काम का कोई कदर यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेबर का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय आप समझ लें कि एम्प्लॉय समझेगा कि हमारा यहाँ पे कोई कदर नहीं हो रहा है, तो वो स्विच करेगा, वो दूसरे कंपनीज को ज्वाइन करेगा। तो इस तरह से लेबर टर्नओवर बढ़ सकता है। ठीक है, आगे है रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स विल बी डिटोरिएट। ये अगर सही नहीं रहेगा तो मैनेजमेंट और यहाँ पे वर्कर्स के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे क्या क्या है और प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बात को यहाँ पे आप समझो कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड, एक ही आदमी के पास वहाँ पे पावर हो। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो गया। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि पावर इन वन हैंड ओनली, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि पावर का डिस्पर्सल हो गया, कि सभी को डिस्पर्स कर दिया गया, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ये दोनों चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। बोथ शुड बी इन बैलेंस्ड वे में ये होना चाहिए। एंड नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए या पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा अगर पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो जाए तो, अगर एक ही के हाथ में पावर रहे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होंगे। एक आदमी हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसीलिए इनएफिशिएंसी फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, पूरा डिसेंट्रलाइज भी कर देंगे, पूरा पावर बांट भी देंगे तो कोई किसी का बात सुनेगा नहीं, वो अपने पावर का मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स हो गया कि डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल कैन बी क्विकली टेकन। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑपरेशनल लेवल पे डिसीजन आसानी से लिया जा सकता है जहाँ सेंट्रलाइजेशन लगा हुआ है, क्योंकि एक पर्सन से यहाँ पे हमें क्या करना है, वो ऑर्डर ले लेगा। फिर स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप मैनेजमेंट इज़ पॉसिबल। टॉप मैनेजमेंट के द्वारा स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाना पॉसिबल होगा अगर बैलेंस्ड वे में चल रहा है तो। यानी पावर तो दें लेकिन लिमिटेड पावर दें और कुछ पावर अपने हाथ में भी रखें, दोनों बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। अगर ये फॉलो नहीं होगा तो जस्ट इसका ऑपोजिट कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्केलर चेन। देखो ये प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्केलर चेन, आखिर स्केलर चेन क्या होता है? तो स्केलर चेन है क्या? द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ ऑथोरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट। यानी कि टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, एक लाइन, फॉर्मल लाइन्स ऑफ ऑथोरिटी होना चाहिए, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आप यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो फ्लो चार्ट में कि ये एक कम्युनिकेशन का या ऑथोरिटी का ये एक फॉर्मल चेन है, इसे बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसमें बोला गया कि जो भी कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन इसी लाइन के थ्रू ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए को अगर कम्युनिकेट करना है, किसके साथ ए को कम्युनिकेट करना है, बी के साथ कम्युनिकेट करना है। तो ए को अगर बी के साथ कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्टली ए, अगर ए को डी के साथ कम्युनिकेट करना है तो नहीं हो सकता है, ए बी को यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा और बी फिर डी को। इस तरह से फॉर्मल लाइन फिर यहाँ पे क्या होगा, रन होगा। ठीक है, सभी को एक दूसरे के आगे वाले के साथ ही बात यहाँ पे करने हैं, कम्युनिकेशन इस चेन में चलेगा। ठीक है, पोस्ट बनाया गया, जैसे आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हो, स्कूल, अपने स्कूल में। ठीक है, किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या वो डायरेक्टर के पास डायरेक्ट चला जाता है या ट्रस्टी के पास चला जाता है? तो वो किसको अपना प्रॉब्लम बताता है, वो टीचर को बताता है। अगर टीचर से वहाँ सॉल्व हो गया, सॉर्ट आउट हो गया, देन वेल एंड गुड। अदरवाइज वो जाएगा किसके पास, कोऑर्डिनेटर के पास या फिर वाइस प्रिंसिपल के पास। वहाँ सॉल्व हो गया तो ओके, अगर वहाँ पे भी नहीं सॉल्व हुआ तो वाइस प्रिंसिपल फिर किसके पास जाएगा, प्रिंसिपल के पास। और प्रिंसिपल पे से भी अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है या कुछ ऐसे मैटर हैं, देन इट विल गो टू डायरेक्टर और ट्रस्टी। तो इस तरह से चेन एक बना हुआ है, एक स्कूल में एक चेन बना, उसी तरह से पोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफाइन होते हैं कि
अगर कम्युनिकेशन करने हैं तो इस चेन में ही कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, इस वे में कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। और इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर सेम लेवल के साथ अगर बात करना है तो यहाँ पे इन केस ऑफ इमरजेंसी वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं और उस डायरेक्ट रूट को गैंग प्लैंक कहा जाता है, ठीक है। उस डायरेक्ट रूट को क्या कहा जाता है, तो उस डायरेक्ट रूट को गैंग प्लैंक कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि गैंग प्लैंक किसको कहते हैं। अब यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है इस कैलर चेन का। इट फैसिलिटेट्स यूनिटी ऑफ कमांड इन द ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे बना हुआ रहेगा। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या था कि एक डायरेक्शन यहाँ पे एक इंडिविजुअल दे रहा है, ऑर्डर एक इंडिविजुअल दे रहा है। स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन रिड्यूसेस द चांस ऑफ कंफ्यूजन ऑफ डुअल ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या है कि डुअल ऑर्डर, अब यहाँ पे दो लोग तो किसी को ऑर्डर दे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा कि यहाँ पे कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एडवर्स इफेक्ट जस्ट ऑपोजिट इसका कि ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं होगा कि किससे ऑर्डर लेना है, किसे ऑर्डर रिपोर्ट करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो किसके पास जाना है, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। और स्केलर चेन की वजह से कम्युनिकेशन भी गैप होता है। ऐसे एफ को ए से कम्युनिकेट अगर करना हो तो डायरेक्ट वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये स्केलर चेन हो गया। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देखो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा आपका लंबा हो जाए, है ना, क्योंकि अभी ही हाफ एन आवर हो चुका है। तो अगर आपको लगे कि वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो आप बीच में ब्रेक भी आप ले सकते हो, पॉज कर लो, या आप क्या कर लो, वीडियो को डाउनलोड कर लो कि आप कभी भी इसको पढ़ सकते हो, कभी भी आप लेक्चर सुन सकते हो, अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो गैप भी आप ले सकते हो। अगर आपका एग्जाम नज़दीक है तो आप एक फ्लो में आप इसको इंटू 2 करके भी पढ़ सकते हो कि आखिर है क्या, ठीक है। इंटू 2 या 1.5 आप एक्स करके यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इसको वीडियो के स्पीड को आप बढ़ा सकते हो अगर आपको स्पीडली पढ़ना है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप समय लगा के अच्छे ढंग से पढ़ो, ठीक है। कि मैंने कोशिश किया है कि हर एक तरह का कंटेंट आपको दिया जाए और बेटर कंटेंट दिया जाए विथ प्रेजेंटेशन एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग। चलो तो आगे हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है ऑर्डर का प्रिंसिपल क्या कहता है। तो ऑर्डर का जो प्रिंसिपल है ये किस चीज़ के लिए, एक यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, ऑर्डर का मतलब किसी को ऑर्डर देना नहीं है। यहाँ पे सबसे पहला ये समझना है। देखो प्रॉब्लम यही होता है स्टूडेंट्स के साथ कि कोई कोई चीज़ उन्हें ध्यान में नहीं रहता है, तो ये जो वर्ड देखते हैं और डायरेक्ट उसका आंसर उस तरह से लिख देते हैं कि ऑर्डर का मतलब ऑर्डर देखना। नहीं, ऑर्डर देना यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी सुटेबल प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक सुटेबल प्लेस होना चाहिए, हर एक के लिए सुटेबल प्लेस होना चाहिए, ठीक है। तो सुटेबल प्लेस यहाँ पे होना चाहिए किस चीज़ का, हर एक के लिए। तो दो चीज़ बोला गया, एक है यानी कि इसी को ऑर्डर बोला गया। तो ऑर्डर दो तरह का, एक मटेरियल ऑर्डर, एक सोशल ऑर्डर। तो मटेरियल ऑर्डर का मतलब जितने भी टूल्स इक्विपमेंट्स हैं उन सभी के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने एक पिक्चर में आपको दिखाया कि यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो कि टूल बॉक्स है, कि हर एक टूल इस बॉक्स में एक जगह पे प्रॉपर जगह पे रहे। और दूसरा यहाँ पे केबिन बना हुआ है कि वर्कर्स के बैठने के लिए, वहाँ पे काम करने के लिए एक पर्टिकुलर केबिन बना हुआ है, उनका एक पर्टिकुलर प्लेस है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे क्या फ़ायदा है कि अगर सभी चीज़ें प्रॉपर ऑर्डर में रहेंगी तो इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा है मटेरियल ऑर्डर और सोशल ऑर्डर का। आप देखो कि अगर वर्कर आ रहे हैं काम को करने के लिए और टूल एक पर्टिकुलर है ही नहीं, वो इधर उधर है, अब उसको ढूंढने में अगर ज़्यादा समय लगेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। जैसे आप अगर बुक सेल्फ में अपने बुक्स को नहीं रखते हो तो जब एग्ज़ाम आ रहा है और जब आप बुक को ढूंढोगे तो आप समझ में ही नहीं आया कहाँ रख दिया आपने, है ना, कौन से रूम में है, कहाँ है। तो आप उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेस, एक जगह बना देते हो कि हाँ ये या तो इस बुक सेल्फ में होगा, इस रूम में होगा, ये बैग में होगा। और यहाँ पे सुटेबल प्लेस फॉर एवरीथिंग कि लोगों का भी काम करने का एक पर्टिकुलर जगह होना चाहिए। नहीं तो होगा क्या, मान लो कि आज कोई एक एम्प्लॉय से हमें काम है
तो वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ है एक पर्टिकुलर जगह पे, दूसरे दिन वो सेकंड फ्लोर पे बैठा हुआ है, तीसरे दिन ग्राउंड फ्लोर पे है। अब इस तरह से प्रॉब्लम होगा कि उसे भी शिफ्ट करने में प्रॉब्लम आएगा, और किसी को उसे अगर काम होगा तो भी उसमें दिक्कतें आएंगी। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स यही हो गया कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगा। हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को अगर नज़रअंदाज करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी लैक करता है। जैसे अभी मैंने बुक का एग्जांपल दिया, तो ये छोटा ही सा चीज़ है कि उसको एक पर्टिकुलर जगह पे रखना, नहीं तो फिर मिलेगा ही नहीं कि कहाँ चला गया, कहाँ है, कहाँ नहीं है। ठीक है, स्मूथ फ्लो विदाउट हाइंड्रेंस है यहाँ पे। स्मूथ फ्लो चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट हाइंड्रेंस, बिना कोई रुकावट के। ठीक है, और अपोजिट इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाएगा अगर हम नहीं फॉलो करते हैं, तो वेस्टफुल मूवमेंट ऑफ पीपल एंड मटेरियल, कि लोग यहाँ से वहाँ घूमते फिरेंगे कि कहाँ मेरा केबिन है, कहाँ हमें काम करना है। तो समय का भी यहाँ पे वेस्टेज होगा और रिसोर्स का भी वेस्टेज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इक्विटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, इक्विटी। इक्विटी किसको कहते हैं, तो इक्विटी का मतलब क्या हो गया, द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स एंड फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हर एक तरह के डिस्क्रिमिनेशन से वो परे होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स, बिलीफ, नेशनलिटी, तो हर एक से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फ्री होना चाहिए। फ्री फॉर्म ऑफ फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हर एक भेदभाव से यहाँ पे मुक्त होना चाहिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन, है ना। वहाँ काले गोरे का भेद नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हाइट का यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मेल फीमेल का यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इससे होगा क्या, इससे क्या फ़ायदा होगा। अब जैसे आप देखो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम गूगल का ही अगर हम बात करते हैं, तो गूगल जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कंट्री के भी लोग काम करते हैं। जैसे इंडिया के भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के भी लोग काम कर रहे होंगे, है ना, चाइना के भी, जापान के भी, इस तरह के अलग अलग जगह के लोग होंगे, अलग अलग रिलीजन से लोग होंगे। अगर वहाँ डिस्क्रिमिनेशन चलने लगे तो सोचो कि वो जो कंपनी है कितना पीछे चला जाएगा। तो कंपनी को अगर आगे बढ़ाना है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी चीज़ों में। तो यहाँ इक्विटी वाला जो प्रिंसिपल है यही कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे फ़ायदा होगा क्या, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है इसका, तो सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ लीड्स टू बूस्टिंग अप ऑफ देयर मोरल। यहाँ पे लोगों का हौसला बढ़ेगा। ठीक है, मोटिवेट होंगे, सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यहाँ काम करने में कोई हिचक नहीं है, सेफ इन्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ कॉर्डियल एंड हार्मोनियस रिलेशन अमंग सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। तो सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट में अच्छा रिलेशन मेंटेन होगा। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो मिलके वो काम करेंगे। ठीक है, और एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, जहाँ पे इन सभी बातों को पे डिस्क्रिमिनेशन हो, जैसे कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, बिलीफ सिस्टम पे, है ना, मेल फीमेल में यहाँ पे जेंडर बायसनेस अगर होने लगे तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम आएगा, ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी पीछे जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि अगर और क्या है, एब्सेंस ऑफ इक्विटी इन द ऑर्गेनाइजेशन मे लीड टू अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन मैनेजर एंड सबॉर्डिनेट। मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच में अनहेल्दी रिलेशंस, अच्छा रिलेशन नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यही इस प्रिंसिपल का मेन आपका टैगलाइन है, आप कह सकते हो। आगे देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, सबसे पहले समझो कि पर्सोनल किसको कहते हैं। तो पर्सोनल का मतलब हो गया एम्प्लॉय, ठीक है, वर्कर्स। अब यहाँ पे पर्सोनल का बात किया गया कि स्टेबिलिटी होना चाहिए, कि उनका जो भी वो काम अगर कर रहे हैं तो उनका टेन्योर जो है फिक्स्ड होना चाहिए, स्टेबल वर्क होना चाहिए। यानी बार बार ट्रांसफ़र या बार बार जॉब से नहीं निकालना चाहिए लोगों को। अगर हम बार बार लोगों को क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक जगह वो सेटल भी नहीं हुआ और उसे दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिए, दूसरे जगह सेटल नहीं हुआ, तीसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिए, इस तरह से अगर ट्रांसफ़र होते रहेगा फ्रीक्वेंट, स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और जॉब को भी छोड़ सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी उसे एक टाइम देना चाहिए कि वो सेटल हो, काम को अच्छे ढंग से करे। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड, कि एम्प्लॉय टर्नओवर यहाँ पे ज़्यादा ना हो। यानी कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन रहना चाहिए कि लोग जल्दी जल्दी जॉब भी ना छोड़ें, स्किप भी ना करें। इस तरह का स्टेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में एक मिनिमम पीरियड तक यहाँ पे क्या होना चाहिए, लोग स्टेबल हो। इससे होगा क्या कि रेट ऑफ लेबर टर्नओवर विल बी स्लो।
अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ना करवाएं हम ऑर्गेनाइजेशन में, बार बार सिलेक्टेड पर्सन को एक पोस्ट पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स्ड रखें, तो इससे लेबर टर्नओवर कम होगा। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है कि लोग जॉब जो है वो कम यहाँ पे छोड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कैन बी मिनिमाइज्ड। अब लोग जॉब छोड़ेंगे तो फिर हमें क्या करना है, फिर कंपनी को नए एम्प्लॉयज़ को तो हायर करना पड़ेगा। तो अब वो हायरिंग में अलग अलग तरह का हमारा खर्च आएगा, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इन सभी में दोबारा खर्च आएगा। तो इसीलिए हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय जो टर्नओवर है वो फ्रीक्वेंट ना हो। अगर इस प्रिंसिपल को सही से फॉलो नहीं किया जाए तो लोग जॉब को छोड़ेंगे ये समझ के कि यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, अब जैसे आप समझो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए और आप देख रहे हो कि लगातार हर वीक में या फिर हर महीने किसी ना किसी पर्सन को किसी ना किसी वजह की वजह से निकाल दिया जा रहा है जॉब से। आप वहाँ पे रह पाओगे क्या? आप अपना स्टेबिलिटी कभी देख सकते हो, फ्यूचर देख सकते हो वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में? आप नहीं देख सकते हो। आप सोचोगे कि नहीं, यहाँ पे भी मेरा जॉब जो है वो सही नहीं, स्टेबल नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जहाँ पे ऐसा ना किया जाए। ठीक है, कि अभी डाउनफॉल हुआ नहीं, सेल कम नहीं हुआ कि लोगों को जॉब से निकाल दिए, मार्केट सही अभी मार्केट डाउन चल रहा है तो लोगों को जॉब से निकाल दिए, कोई ऐसा सिचुएशन हुआ जिसमें जॉब से निकाल दिए, तो ये प्रॉब्लम आएगा। आप भी देख सकते हो कि पैंडमिक के टाइम, कोरोना के टाइम में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, और वहीं बहुत सारे ऐसी कंपनी थी जैसे टाटा जो अपने एम्प्लॉयज़ से काम भी करवा रही थी, और अगर काम नहीं भी था तो उन्हें जॉब से नहीं निकाला गया था, उनका सैलरी हाफ हो गया था, लेकिन हाफ हो गया था या कम हो गया था, लेकिन जॉब से नहीं निकाला जा रहा था। ठीक है, तो अगर जॉब से नहीं निकाला गया ऐसे सिचुएशन में, तो आप सोचो कि उस एम्प्लॉय का लॉयल्टी कितना होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, कि ऐसे सिचुएशन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे लिए सोचा। तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन अगर डाउनफॉल फेस करे तो इसका साथ हम नहीं छोड़ेंगे। इस तरह का भी यह हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या हो जाता है? इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। इनिशिएटिव का मतलब क्या हो जाता है? पहल। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली फ्योल ने क्या कहा कि वर्कर शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट। इनिशिएटिव मीन्स फर्स्ट स्टेप। इनिशिएटिव का मतलब क्या है? फर्स्ट स्टेप, पहला कदम कौन लेगा, पहला कदम कौन लेगा। जैसे आप ये चीज़ फेस करते होगे कि आपके स्कूल्स में या कोचिंग में कोई सवाल आपसे पूछा जाता है, स्कूल कॉलेज कहीं पे भी आपसे कोई सवाल पूछा जाता है कि अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है, कौन बताएगा ये सवाल, कौन ये आंसर करेगा, तो बहुत रेयर बच्चे हैंड रेज करते हैं। अब जो रेज किया वो क्या है? वो इनिशिएटिव लेने वाला पर्सन है। तो ऑर्गेनाइजेशन में इन चीज़ों को इनकरेज करना चाहिए। मैं भी जहाँ पे भी पढ़ाता हूँ तो ये फैसिलिटी, ये चीज़ें इनिशिएटिव लेने का मौका देता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप सीखो। आपको भले ही नहीं आ रहा है वो चीज़, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इनिशिएटिव लो कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अभी अगर आपको बोला जा रहा है क्या आप यहाँ पे कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप 2 आवर्स पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो, बस इतना सवाल पूछा गया है। अब इसमें बहुत लोगों को कौन 10 मिनट में बैठ जाए, अभी बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन कोई इनिशिएटिव लगता है कि आज चैलेंज है, बस बहुत लोगों को ऐसा अगर चैलेंज दिया जाए कि एक दिन का चैलेंज है, आप गेम छोड़ के दिखाओ कि आप गेम नहीं देखोगे, नहीं वहाँ पे क्या करोगे, खेलोगे, उसको देखोगे भी नहीं। ठीक है, आपको उस गेम की तरफ देखना भी नहीं है, आपको खेलना भी नहीं है, इस तरह का। तो चैलेंज कौन एक्सेप्ट करता है? भले ही उसके बाद यहाँ पे वो बोल दिया जाए कि ये बस इसी चीज़ का परख था कि आप इनिशिएटिव लेते हो या नहीं लेते हो, आपको रोका नहीं जा रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे ये देखना था, ये हमारा था बात कि कौन इनिशिएटिव लेता है। तो इस तरह से इनकरेज करना चाहिए कि हु विल टेक द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इससे होगा क्या? इट डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉयज़ के बीच में बिलोंगिंगनेस क्रिएट होगा कि हमें भी मौका दिया जा रहा है अपने बातों को रखने का। एम्प्लॉयज़ गेट सेटिस्फैक्शन। एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या? कि यहाँ पे तो कोई बात बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई हमारे बातों को सुना ही नहीं जाता है, एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट हो जाएंगे
और वो काम फिर ढंग से करेंगे नहीं। उन्हें लग भी रहा है कि ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसमें कोई फॉल्ट है, फिर भी वो अब नहीं बोलेगा कि हमारे बातों को तो माना ही नहीं जा रहा है, तो फिर हम क्यों अपने बातों को रखें। ठीक है, ये इनिशिएटिव प्रिंसिपल हो गया। आगे देखते हैं लास्ट प्रिंसिपल क्या है, स्पिरिट डी कॉर्प्स। तो स्पिरिट डी कॉर्प्स आखिर क्या कहता है, सीधा सीधा यहाँ पे समझो, स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है टीम वर्क, टीम स्पिरिट। तो मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए कि टीम बना के हम काम करेंगे, कोई भी गोल जो है वो हम टीम में रह के ही क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। द फीलिंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस्ड विथ वी, है ना। आई इंडिविजुअल के फीलिंग को हटा के वी टीम के फीलिंग को लेके आना है ना। हम ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, हम ये हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो अपने आप को एज एन इंडियन ट्रीट करते हैं, ये क्या है, वी। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इंडिविजुअलिटी नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, कोई नहीं। वी हैव डन दिस, वी हैव अटेन दिस, ये है। तो टीम का मतलब भी हो जाता है जैसे टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। टीम का एक आप फुल फॉर्म अगर देखो तो ये भी है कि टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, कि अगर हम साथ रहेंगे तो सभी को अच्छा, यहाँ पे सभी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। अगर हम टूटे रहेंगे तो फिर यहाँ पे इंडिविजुअलिटी पे फोकस करने लगे तो ना हम ग्रोथ कर पाएंगे, ना ही हमारा जो टीम है या ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ कर पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में स्पिरिट डी कॉर्प्स को कहा गया कि टीम स्पिरिट को बढ़ावा दिया जाए, प्रमोट किया जाए। इसका फ़ायदा क्या होगा, डेवलप कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग द इम्प्लॉयज़। तो इम्प्लॉयज़ के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रस्ट, एक बिलोंगिंगनेस आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग सभी साथ हैं, एक साथ रह के हम काम कर रहे हैं। टीम स्पिरिट हेल्प्स टू अचीव ग्रुप गोल्स विथ ग्रेटर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो टीम स्पिरिट में हम क्या कर सकते हैं, एक साथ बहुत बड़े बड़े गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट, अगर यहाँ पे क्या होगा कि टीम स्पिरिट या स्पिरिट डी कॉर्प्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो लोग यहाँ पे क्या होंगे, टुकड़ों में बट जाएंगे और यहाँ पे फिर ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस नहीं आ पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन टूट जाएगा धीरे धीरे। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें क्या करना है, हमें एफिशिएंसी मेंटेन रखना है तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, टीम स्पिरिट का सहारा लेना पड़ेगा, इस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। तो यही आपका ये प्रिंसिपल्स तो ख़त्म हुआ, लेकिन एक और टॉपिक है इसमें, आपके सीबीएसई में एक और टॉपिक दिया गया कि हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिया था उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है, चलो तो इसके बारे में समझते हैं। हेनरी फ्योल, सबसे पहला आप यहाँ पे देख लो कि हेनरी फ्योल कौन थे और टेलर कौन थे। तो टेलर 4 प्रिंसिपल्स दिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि फ्योल 14 एंड टेलर 4। तो आप ऐसे भी ध्यान से रख सकते हो कि एक टेलर ने 4 कपड़े सिले, ठीक है, तो 4 कपड़े सिले अब टेलर। तो ऐसे तो ये मजाक वाला ही आपका एग्जाम्पल है, लेकिन आपको याद रहने में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये आप ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो कि क्या है पर्सपेक्टिव। हेनरी फ्योल में क्या कहा गया कि ही लेड स्ट्रेस ऑन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। फ्योल जो 14 प्रिंसिपल्स दिए तो उनका जो मोटिव था वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट को बढ़ाने का था, उनके एफिशिएंसी को बढ़ाने का। और वहीं पे एफ.डब्ल्यू. टेलर ऑपरेशनल लेवल या सॉफ्ट फ्लोर भी इसको कहा जाता है, तो ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल जो बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने प्रिंसिपल्स दिया, उसको इम्प्रूव करने पे जोर दिया इन्होंने। फिर यूनिटी ऑफ कमांड, तो फ्योल ने क्या किया, ही वॉज अ स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। और टेलर डिड नॉट कंसिडर टू बी दैट इम्पॉर्टेंट एज इंसिस्टेड मिनिमम 8 बॉसेज अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप। यहाँ पे क्या हुआ कि फ्योल ने यूनिटी ऑफ कमांड में कहा कि जो ऑर्डर मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक सुपीरियर से मिलना चाहिए। और वहीं टेलर ने क्या कहा फंक्शनल फोरमैनशिप में कि पूरे फंक्शनल फोरमैनशिप में 8 बॉस हो गए, जो आप पढ़े थे फंक्शनल फोरमैनशिप में, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, है ना, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, ये सभी जो आ रहा था। तो वहाँ पे वर्कर्स जो है वो 8 तरह के बॉसेस से क्या कर रहा था, इंस्ट्रक्शन ले रहा था। तो टेलर ने उस पर एम्फेसाइज नहीं किया, यूनिटी ऑफ कमांड पे ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया। नेक्स्ट, हेनरी फ्योल का जो प्रिंसिपल था यूनिवर्सली एप्लीकेबल, और यहाँ पे टेलर का जो है वो स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में ही अप्लाइड होगा,
वो हर जगह पे अप्लाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है ही हैज़ फाउंडेड जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फ्योल ने जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया और इसी की वजह से उन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। और वहीं फिर टेलर ने क्या दिया था, तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्होंने फाउंड किया और इसके वजह से इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। फिर है फ्योल ने ही लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन फंक्शंस ऑफ मैनेजर। मैनेजर के फंक्शन पे फोकस किया फ्योल ने, और जबकि टेलर ने किस चीज़ पे फोकस किया, तो एम्फेसाइजेस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, कि काम किस तरह से स्टैंडर्ड हो। वहाँ पे मैनेजर्स के एफिशिएंसी पे बात नहीं किया गया, वो उन्होंने ज़्यादा किस चीज़ पे जोर दिया, तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, कि वर्क स्टैंडर्ड तरीके से हो, वर्क हमारा सही ढंग से हो। फिर है फ्यूल्स प्रिंसिपल्स आर कंसर्न्ड विथ मैनेजमेंट एफिशिएंसी, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया गया, और यहाँ पे टेलर ने वर्कर्स के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स दिए थे। पर्सनालिटी अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया कि फ्योल कौन थे, रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर, और टेलर साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस तो हम लोग देख लिए। लास्ट टॉपिक एक देख लो, सिमिलैरिटीज़ भी था दोनों में कुछ ना कुछ। सिमिलैरिटीज़ क्या क्या था, तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ अगर देखें, द मेन एम ऑफ टेलर एज वेल एज फ्यूल वॉज टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को ही बढ़ाने का इन दोनों का क्या था, एम था। फिर बोथ हैव गिवन मोर इंपॉर्टेंस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, तो दोनों ने किस चीज़ पे फोकस किया, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे। बोथ हैव सजेस्टेड डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, दोनों ने डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन पे फोकस किया। जैसे टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप में स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ वर्क पे फोकस किया, और फ्यूल ने तो फ्यूल का तो पहला प्रिंसिपल ही था डिवीजन ऑफ वर्क। बोथ हैव इंसिस्टेड ऑन कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स, दोनों किस चीज़ पे जोर दिए, किस चीज़ को इंसिस्ट किया, तो कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर। तो आप टेलर का देख सकते हो कि मेंटल रिवॉल्यूशन उन्होंने दिया था, और यहाँ पे कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर, तो हर जगह पे ही फ्यूल ने कहा कि दोनों में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन बना रहना चाहिए, जो कि अलग अलग प्रिंसिपल्स के थ्रू दिया गया था। द प्रिंसिपल सजेस्टेड बोथ ऑफ देम आर बीइंग यूज्ड फॉर फर्दर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, तो जो दोनों के द्वारा जो प्रिंसिपल्स दिया गया है वो आज भी रिसर्च का मैटर है, आज भी इसमें फर्दर रिसर्च चल रहे हैं, और आगे इससे भी कई सारे प्रिंसिपल्स निकले थे। ठीक है, तो ये आपका इस चैप्टर का, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पूरा आपका कवर हो गया ये टॉपिक। और आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो पूरा का पूरा वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।